ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, पढ़ रखा आपने 12th क्लास में, अकाउंटिंग करी थी इसकी, ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उनको दो पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है। जो व्यवसायिक संगठन होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और एक होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो बिजनेस होते हैं या वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका उद्देश्य, जिनका ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, बस, ठीक है। तो ये किसके लिए काम करते हैं, ये प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं, जिनका ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना, हिंदी में कहें तो लाभ कमाना, ठीक है। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, इनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, इनका प्रॉफिट होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। सर्विसेज किसको प्रोवाइड करते हैं, ये अपने मेंबर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, समाज को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इनका मेन ऑब्जेक्ट जो होगा वो कभी भी प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, इनका ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है सर्विस प्रोवाइड करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, सुविधाएं देना, सुविधाएं, या फिर अपन कह सकते हैं सेवाएं प्रदान करना। क्लियर है पॉइंट। जैसे अगर मैं बोलूं हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्या करता है, प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है क्या, ज्यादा भावुक मत हो जाना ना। हॉस्पिटल क्या होता है, अपने पेशेंट की सेवाएं करने के लिए बनता है। स्कूल जो होते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए बनते हैं, यानी उनका विकास करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप सुनते हो कई क्लब, हम जो ज्यादातर इसमें अकाउंटिंग करेंगे ना वो क्लब की करेंगे। क्लब्स वगैरह जो होते हैं वो नहीं जो आपके दिमाग में आ रहे, क्लब वो जो 10-12 जो लोग होते हैं मिलके एक संगठन बना लेते हैं, और वो ये सोचते हैं कि हम सब मिलके एक ऐसा संगठन बनाते हैं जिसमें हम आपस में एक दूसरे को सर्विसेज देंगे, ठीक है। जैसे हमने बोल दिया कि कोई 50 लोग मिलकर एक स्पोर्ट्स क्लब बनाते हैं, क्या बनाते हैं, स्पोर्ट्स क्लब। तो स्पोर्ट्स क्लब का मतलब है इन्होंने एक ऐसा क्लब बनाया जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको खेलकूद में बहुत सारा इंटरेस्ट आता है ना, हर संडे संडे क्या करते हैं, मैच ऑर्गेनाइज करवाते हैं, संडे सैटरडे या वीक में एक या 2 बार ये मैच ऑर्गेनाइजेशन करवा देते हैं, जिसके बदले में ये कुछ फीस चार्ज करते हैं अपने इन 50 मेंबर से, ठीक है। तो इन क्लब का उद्देश्य इन 50 मेंबर से प्रॉफिट कमाना नहीं है, इनको सुविधाएं देना है। हर संडे को मैच ऑर्गेनाइज करवाना या टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाना, है ना, जिसमें अपन एग्जांपल ले अगर जैसे आईपीएल हो गया, ये तो बहुत बड़ा एक क्लब हो गया। हम अपने छोटे लेवल की बात करें तो 50 आदमी, 100 आदमी, 200 आदमी मिलकर क्या करते हैं, क्लब बनाते हैं, और इनके जो मेंबर्स होते हैं इनकी सुविधाओं के लिए काम करते हैं, ठीक है। जिसके बदले में हर साल ये कुछ इनसे अमाउंट चार्ज करते हैं, जो नॉमिनल सा अमाउंट होता है, अमाउंट चार्ज करते हैं, जिसे अपन कह सकते हैं एनुअल फीस। क्या बोल सकते हैं, एनुअल फीस। कोई बताएगा एनुअल फीस क्या होती है, 12th में पढ़ रखा, पहले बोल देता हूं मैं यहाँ, मैं मान के चल रहा हूँ आपने वार्षिक फीस। वार्षिक सब्सक्रिप्शन क्या होता है, चंदा, ये सब्सक्रिप्शन होता है। हर साल जो अपने मेंबर से फीस चार्ज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन। अब देखो इन दोनों बिजनेस में अंतर क्या है, हम जो इसकी अकाउंटिंग यहाँ पर पढ़ेंगे उसमें क्या फर्क है। दोनों ही बिजनेस फाइनल अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट के अगर पर्पज से बात की जाए, पहले तो ये चीज समझ में आ गई ना, एनपीओ क्या होते हैं, जिनका उद्देश्य सेवाएं प्रदान करना होगा, प्रॉफिट कमाना इनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। हम इस चैप्टर में इसकी अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं, और ये जो बिजनेस होते हैं इनकी अकाउंटिंग आप आज तक पढ़ते हुए आते हो। फाइनल अकाउंट ये भी बनाते हैं, फाइनल अकाउंट ये भी बनाते हैं, ठीक है। फाइनल अकाउंट बनाने का हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि हमने इस साल कितना प्रॉफिट कमाया या कितने लॉस में, इसकी स्थिति हमें पता चलती रहे, ठीक है। ये फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ये बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये बनाते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। फर्क क्या है, एनपीओ भी फाइनल अकाउंट बनाएगा ताकि इसको भी तो पता रहे कितनी रिसिप्ट हुई है, कितने एक्सपेंडिचर हुए हैं, कितने खर्चे हुए हैं, कितनी आय हुई है, ठीक है। यहां हम प्रॉफिट की बात ही नहीं करेंगे, ध्यान रखना। तो ये जो बनाता है इसके लिए ये भी 3 चीजें प्रिपेयर करता है। ये ट्रेडिंग एंड पेंडल बनाता है, ये ट्रेडिंग पेंडल नहीं बनाता, ये एक तो बनाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो इसको बताएगा कि हमारे पास कैश में या बैंक के थ्रू जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसमें कितनी रिसिप्ट आई और कितने पैसे गए। तो पहला ये अकाउंट प्रिपेयर करता है कौन सा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा ये अपने यहाँ पर अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा बताओ ट्रेडिंग अकाउंट कौन बनाता है, वो बिजनेस ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं जो या तो किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं,
निर्माण करते हैं किसी चीज का, या फिर कोई माल खरीद कर बेचते हैं। क्या इन बिजनेस का उद्देश्य माल खरीद कर बेचना है क्या? नहीं। याद करो ट्रेडिंग में क्या आता था, टू परचेज, टू ओपनिंग स्टॉक, है ना, बाई सेल्स, बाई क्लोजिंग स्टॉक, यानी जो माल के अंदर उत्पादन करते हैं या उसका व्यापार करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, वो बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। अब इनका उद्देश्य माल खरीदना और बेचना थोड़ी है, इनका उद्देश्य क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना। तो क्या ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि ये माल खरीदता और बेचता नहीं है। दूसरी बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बनाते हैं? ताकि अपने प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन कर सके। और हमने कहा हम इसमें देखते ही नहीं प्रॉफिट एंड लॉस, हम क्या देखते हैं? कितना खर्चा हुआ और कितने पैसे आए, कितने इनकम हुई। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमें इस अकाउंट से पता लग जाएगा। नॉर्मली कहने को तो अपन इसको बोल सकते हैं कि ये प्रॉफिट नहीं है, लेकिन वास्तव में हम चेक ये करते हैं कि खर्चे ज्यादा तो नहीं हो गए, कहीं इनकम कम तो नहीं पड़ गई। समझ गए? इसकी कैलकुलेशन के लिए हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं। तीसरा ये बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या आता है? बिजनेस की एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कि बिजनेस के पास क्या क्या संपत्ति है, क्या क्या दायित्व है, उनकी जानकारी के लिए हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। तो वैसे ही जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास में एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती है, वैसे ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास में भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती है, क्योंकि अपने मेंबर को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए हो सकता है इन्होंने छोटी कोई बिल्डिंग ले रखी हो, है ना, हो सकता है कोई छोटा एक ग्राउंड ले रखा हो, एसेट्स बन जाएगी। हो सकता है बिजनेस को चलाने के लिए इन्होंने कहीं से उधार में कोई चीजें खरीदी हो, उधार में लोन ले रखा हो इन्होंने, तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज इनकी भी होती है और एसेट्स एंड लायबिलिटीज इनकी भी होती है। इसलिए ये क्या करते हैं? ये भी बनाते हैं बैलेंस शीट। समझ पा रहे हो? तो पहले तो डिफरेंस समझ में आना चाहिए। एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके थ्योरी के, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके बनता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है पहले तो ये बताना है। ठीक है, डिफरेंस में ये माल बेचने का काम करते हैं, माल बेचने का काम नहीं करते। इनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है, इनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ये बुक्स मेंटेन करते हैं, जबकि ये बुक्स मेंटेन करते हैं। तो आप 8-10 एग्जांपल तो खुद बना के भी लिख सकते हो अगर आपको सब अच्छे समझ में आया हो। ठीक है, अब देखो हमें जो पढ़ना है ना, इसमें हमें ये अकाउंटिंग पढ़नी है। ठीक है, ये अकाउंटिंग आपको नहीं पढ़नी, क्योंकि ये आप पढ़ते हुए आए हो आज तक। आपने आज तक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, P&L अकाउंट बनाया है, बैलेंस शीट आपने बना रखी है। ये आपने 12th क्लास में पढ़ा था, लेकिन 12th क्लास में आपने बेसिक क्वेश्चंस पढ़े थे। अब फर्स्ट ईयर के अंदर आप क्या पढ़ोगे? थोड़े स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पढ़ोगे, जहां थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 12th में ऐसे क्वेश्चन थे जहां दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, ये तो सही है? चलो तो फटाफट इसके फोटो ही ले लूं क्या? ले लो सर, ले लो, आप में से कोई एक ले लो। लो फटाफट। चलो कॉपी पर उतारना है। ठीक है, इस पूरी थ्योरी को एज इट इज। अब हम बात करें इसकी अकाउंटिंग की। पिछले 2 सालों में ये चैप्टर आपके जुड़ा है, पहले नहीं था। पहले इसकी जगह कुछ और चैप्टर्स थे। अब देखो, अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो हमने कहा सबसे पहले हम इसकी बुक्स में क्या बनाते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, फिर इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। ठीक है, अब ये अकाउंट्स बनाने से पहले कुछ आइटम का हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी आइटम आएगी इन अकाउंट्स के अंदर, तो उसके बारे में अब जानकारी देखते हैं। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर अपन इनकम की बात करें तो इनकम के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, और अगर एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस के क्या क्या हमारे पास सोर्स हो सकते हैं। अच्छा, रिसिप्ट और इनकम में फर्क होता है क्या? बताओ क्या होता है? इनकम में मैं इनकम और रिसिप्ट की बात कर रहा हूँ। कितने पैसे आए और कितने आने चाहिए, टोटल जैसा आने चाहिए वो भी इनकम होती है, लेकिन क्या पैसे प्राप्त होने का मतलब कमाए? क्या मैं ये कहता हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने कहा मुझे 10 लाख रुपए मिले, ये रिसिप्ट है या इनकम है? रिसिप्ट तो ये डेफिनेटली है। रिसिप्ट का मतलब ही क्या होता है? मिलना। मेरे पास पैसा आया तो ये रिसिप्ट है। अब वो इनकम है या नहीं, वो अपने को देखना पड़ेगा। मेरा दोस्त मुझे 10 लाख रुपए दे के गया, रिसिप्ट तो है, लेकिन क्या इनकम है? क्यों भाई, क्या पता इनकम है कि नहीं है? हो सकता है उधार दे के गया हो, समझ में आया? या ये भी हो सकता है मैंने कभी कमाए वो पैसे और वो अब मुझे दे के गया हो। तो कमाए अगर और वो मिला तो वो हमारी इनकम होती है। ध्यान से सुनना, अगर हमने कोई चीज अर्न करी है, कमाई है, और फिर वो रिसिप्ट हुई है, तो वो हमारी क्या बन जाती है? इनकम बन जाती है। लेकिन हर एक रिसिप्ट हमारी इनकम नहीं होती है, ध्यान रखना।
जैसे मैंने कहा मैंने मेरे पास एक मशीन पड़ी थी 1 लाख रुपए की, वो मैंने बेच दी और मुझे पैसे प्राप्त हुए, क्या ये इनकम है? ये रिसिप्ट है। इनकम कैसे होगी? इनकम में एक चीज आनी चाहिए, स्पेशली ध्यान रखना, कमाया है हमने वो इनकम होती है। क्या सैलरी मशीन बेचने से जो पैसे है वो हमने कमाए क्या? वो तो उसके बदले हमने कोई चीज दी है। कमाने का मतलब हमने किसी को कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी हो, उसके बदले मुझे पैसा मिल रहा हो। जैसे मैं प्रॉपर्टी डीलर का काम करता हूँ, मैंने एक प्रॉपर्टी सेल करवा दी और उसको बोला 2% कमीशन लूंगा, तो इसके ऊपर मैंने जो 2% कमीशन लिया, तो क्या ये रिसिप्ट है? ये रिसिप्ट तो है, पैसा तो मुझे मिल गया, लेकिन क्या इनकम भी है? अब देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? कमाया है क्या? मैंने कहा यस, मैंने सर्विस दी उसको, इसके बदले मैंने कमाया है, तो ये आपकी क्या बन गई? इनकम। क्लियर हुआ पॉइंट? तो इन चीजों को भी ध्यान रखना कि हर एक रिसिप्ट हमारी इनकम नहीं होती है, देखना पड़ेगा उसका सोर्स क्या है। चलिए फिलहाल अब हम बात किसकी कर रहे हैं? इनकम की। किसकी बात कर रहे हैं? इनकम की। कह सकता हूं जिसे हमने अर्न किया हो। और एक्सपेंस क्या होता है? सारी चीजें आपने देखो पढ़ रखी है। मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा सैलरी के, आप सीधा बोल दोगे एक्सपेंस, लेकिन ये क्यों है वो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपने एग्जांपल आज तक बहुत सारे पढ़ रखे हैं। तो इन चीजों को समझने के लिए ध्यान रखो, एक्सपेंस का मतलब क्या? हर वो पेमेंट हमने कुछ भुगतान किए हो, क्या किए हो? भुगतान, हमने कुछ पेमेंट किए हो, और किसके बदले में पेमेंट किए हो? फॉर सर्विसेज। हमने किसी से कोई सर्विस ली, एसेट्स नहीं ली, थिंग्स नहीं ली, सर्विस ली, उसके बदले में जो पे करता हूं वो एक्सपेंस बनता है। ठीक है? और अगर मैं कभी कोई पेमेंट करूं और उसके बदले में मुझे कोई थिंग्स मिले, ठीक है, कोई वस्तु मिले, तो क्या ये एक्सपेंस बनता है? क्या ये बनता है? एसेट्स। मैंने मशीन खरीदी, पैसे दूंगा, मेरे पास क्या आई? मशीन आई, क्या बन गई? एसेट्स। समझ पा रहे हो? सर्विस के बदले में जो पेमेंट देता हूं, किसी से कोई सर्विस लेता हूं, उसके बदले में उसको जो भुगतान करता हूं वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है। सैलरी में पे करता हूं एम्प्लॉइज को, क्यों पे करता हूं? 1 महीने उससे मैं सर्विस लेता हूं, उसके बाद उसने मुझे 1 महीने सर्विस दी, उसके बदले में उसको पे करूंगा, क्या है? एक्सपेंस। समझ पा रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, खर्चा है, क्यों? सर्विस ली हमने उससे। वाटर एक्सपेंस, अब ऐसे मत बोला सर वाटर एक्सपेंस, पानी आया हमारे पास में, उसको लो कर रखा हमने। ठीक है? तो कुछ नॉर्मल नेचर होता है इनका, विद्वान व्यक्ति होते हैं। तो एनपीओ जो होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इनके इनकम के जो सोर्स होते हैं उनमें सबसे पहला और सबसे बड़ा सोर्स जो होता है वो होता है इसका सब्सक्रिप्शन। हिंदी में इसे कहा जाता है चंदा। चंदा या सब्सक्रिप्शन वो होता है जो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर से हर साल चार्ज करता है। जैसे फीस मान लो आप स्कूल की, आप स्कूल जाते हो, स्टूडेंट जो होते हैं वो स्कूल के मेंबर ही तो होते हैं। समझ पा रहे हो? आप जाओगे, आप वहां पर फीस दोगे, इसके बदले में आप वहां से क्या लोगे? शिक्षा लोगे। ठीक है? तो हर साल आपसे जो अमाउंट चार्ज किया जाता है, फीस चार्ज की जाती है, वो क्या आपके लिए एक तरीके से सब्सक्रिप्शन। ठीक है? तो चंदा क्या हो गया? क्या मैं इसको एनुअल फीस भी बोल सकता हूं? एनुअल फीस यही चंदा होता है। यही फर्क है आपके 12th में और फर्स्ट ईयर में। कई बार ये एनुअल फीस बोलेगा वहां पर आपको, अब आप अटक जाओगे, ये क्या आ गया? तो ये क्या? सब्सक्रिप्शन ही तो होता है, हर साल जो अमाउंट चार्ज किया जाता है। दूसरा इनके पास सबसे बड़ा सोर्स होता है डोनेशन। क्योंकि ये देखो ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सेवाएं देने का काम कर रहे हैं, यानी समाज के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं। तो कई लोग इनकी सेवाएं देखते हैं कि जो अच्छा काम करता है उसको कई बड़े बड़े लोग क्या करते हैं? दान देते हैं, डोनेशन। डोनेशन में पैसा भी दे सकते हैं, डोनेशन में कोई एसेट्स दे सकते हैं, डोनेशन में कोई चीज दे सकते हैं, थिंग्स दे सकते हैं। समझ में आया? तो ये भी इनकी इनकम का एक बड़ा सोर्स होता है। ठीक है? दान में इनको कोई चीज मिली। एक होता है हमारे पास एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस को अपन बोलते हैं प्रवेश शुल्क। किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जब आप मेंबर बनने जाते हो तो वो आपसे एक चीज कहते हैं, वो कहते हैं आपको हर साल तो इतना पैसा देना ही है, लेकिन आपको एडमिशन लेते वक्त भी कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। जैसे अगेन स्कूल का एग्जांपल ले लो, स्कूल में एडमिशन लेते हो तो एडमिशन फीस भी तो लगती है, उसके बाद में हर महीने हर साल वो जो अमाउंट लेते हो बात अलग है। समझ गए? तो अगर किसी भी क्लब में, किसी भी एनपीओ में, किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जब आप एडमिशन लेते हो, वहां के मेंबर बनना चाहते हो, तो आपको एडमिशन के वक्त जो अमाउंट पे किया जाता है वो क्या होता है? एंट्रेंस फीस। इसे मैं एडमिशन फीस भी बोल सकता हूं, एडमिशन फीस। समझ गए? और क्या हो सकता है इनकी इनकम का सोर्स?
रद्दी बेची, सेल ऑफ स्क्रैप, देखो मेन तो ये होते हैं, ठीक है। इसके अलावा छोटे मोटे और आ सकते हैं, सेल ऑफ स्क्रैप हो सकता है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर हो सकता है, न्यूज़पेपर आता है रद्दी वाला, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, वेरी गुड, वो भी हो सकता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, हमने हमारे पास कोई एसेट्स पड़ी थी, उस एसेट्स को हमने बेच दिया और बेचने पर प्रॉफिट हुआ, कमाया हमने। 10 लाख की चीज हमने 11 लाख में बेच दी, 1 लाख कमाया हमने, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। और बताओ, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, एनपीओ के पास में फालतू पैसा पड़ा था, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने वो पैसा क्या किया, कहीं इन्वेस्ट कर दिया किसी कंपनी में, ठीक है। किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए, तो इसके ऊपर अब अपने को इनकम मिलेगी। शेयर्स खरीदे तो इसके बदले क्या मिलता है, अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता हूं तो इसके बदले मुझे क्या मिलता है, ब्याज, वेरी गुड। प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का एक हिस्सा, लाभांश, डिविडेंड, इनकमो। शेयर्स खरीदते थे तो इसके बदले में हर साल कंपनी हमें डिविडेंड देती है, भूल गए हो, लोगों के प्रोविजन है आपके, खाली अकाउंट और ये प्रैक्टिकल पढ़ के जाओगे तो काम चलेगा ही नहीं बिल्कुल। मैं अगर किसी कंपनी में डिबेंचर खरीदता हूं तो मुझे उसके अंदर ब्याज मिलता है, समझ में आ रहा है। इशू किए थे ना शेयर इशू कर रखे हैं आपने 12th में, डिबेंचर इशू कर रखे हैं, शेयर इशू करते हैं, उसके बदले में हर साल क्या पे करती थी कंपनी, डिविडेंड, किसको, शेयर होल्डर्स को। तो इस बार हम शेयर होल्डर बन गए, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए तो मुझे क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो वो हो गई इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। मुझे उस कंपनी का डिबेंचर खरीदे तो इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी क्या हो गया, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। समझ पा रहे हो। तो ये हमारे पास मेनली इनकम के सोर्स होते हैं, इसके अलावा छोटे मोटे और आ सकते हैं। अच्छा, एक होता है लेगेसी, विरासत। विरासत में मिली संपत्ति, कई लोग होते हैं बूढ़े, जरूरी नहीं बूढ़े ही हो, कोई भी हो सकता है। हमारे सपोज कीजिए हमारे एनपीओ का कोई एक मेंबर है, उसको लग रहा है हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपनी जमीन जायदाद हमारे नाम कर जाता है, कोई एसेट्स हमारे नाम कर जाता है। हाँ, होते हैं, बहुत सारे होते हैं, करते हैं लोग डोनेशन, ठीक है। जैसे उसके पास कोई जमीन पड़ी है, उसने बोला मेरी आज से मेरी जमीन आपकी, होता है ना कई बार। तो खाली अपन ऐसा नहीं दूसरों को ही देते हैं, कई बार क्लब को भी देते हैं। एक्सपेंस की अगर बात करें, खर्चों में क्या क्या हो सकता है इसके पास, वही बेसिक खर्चे जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी करता है। इसके बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं, सॉरी मेंबर्स क्या, एम्प्लॉइज हो सकते हैं। उन एम्प्लॉइज को क्या पे करेगा, सैलरी। बिल्डिंग इसने किराए पर अगर ले रखी है, रेंट पे करेगा। और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। अगर लोन लिया हुआ है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। ऑनरेरियम, ऑनरेरियम तो रट्टा मार गए बेटे क्या होता है ऑनरेरियम, मानदेय। किसी वीआईपी पर्सन को अगर अपन हमारे बिजनेस में बुलाते हैं कभी, है ना, तो उसके लिए जो माला वाला पहना दी, उसको चाय नाश्ता करवा दिया, उसका जो खर्चा होता है ना, वो क्या होता है, ऑनरेरियम, ठीक है। जैसे अमिताभ बच्चन को बुलाया किसने, कल्याण ज्वेलर्स ने, याद है अपने आप जब नई ब्रांच ओपन हुई थी, तो उस टाइम उसके आने पर जो खर्चा वर्चा हुआ, उसके टिकट विकेट का खर्चा, भारी आदमी भाई वीआईपी टिकट में आएगा, तो सब किस में जाएगा, ऑनरेरियम में, ठीक है। और इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, हाँ ये भी आ सकता है, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, ठीक है। और बताओ, परचेज ऑफ गुड्स वैसे एक्सपेंस में आता तो नहीं है, हाँ, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, डेप्रिसिएशन, वेरी गुड। भाई ये बिजनेस भी तो एसेट्स यूज लेते हैं, अगर इनके खुद के पास में भी तो एसेट्स है, चाहे प्रोडक्शन नहीं करते लेकिन एसेट्स का यूज तो सभी करते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगता है, यस, न्यूज़पेपर खरीदे, न्यूज़पेपर या मैगजीन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ठीक है। ये इसके एक्सपेंस के कुछ सोर्सेज होते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है, etc। और भी हो सकते हैं, और अपन क्वेश्चंस के साथ में डील करेंगे, बट मेनली जो सोर्सेज होते हैं वो ये होते हैं। तो एनपीओ में मेनली इनकम के सोर्स की अपन बात करेंगे, खर्चे तो सेम वही होते हैं जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में है, वही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में होंगे, ठीक है। इनकम में सब्सक्रिप्शन, एनुअल फीस, हर साल जो मेंबर से चार्ज किया जाता है, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, सेल ऑफ स्क्रैप, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, लेगेसी, ठीक है। और एक्सपेंस में बेसिक से पॉइंट है, फटाफट छाप लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब देखो, इसको आगे करने से पहले थोड़ा समझना, आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपेंस कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर जो अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं उसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो कहीं नहीं अटकोगे, बेसिक क्लियर नहीं है तो हर क्वेश्चन में अटकोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने कहा कि इस चैप्टर में हम जो पहला अकाउंट बनाते हैं ना, वो बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहता है जो भी बिजनेस में पैसा आता है लिख दो, रिसिप्ट होती है लिख दो। वो ये नहीं देखता वो एक्सपेंस है कि इनकम है कि एसेट्स है कि लाइफ, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको याद हो तो मैंने आपको 12th में समझाया था, इनका नेचर कैसा होता है? पापा जैसा। पापा कहते आए लिख दे, लेकिन आगे जाते तो कौन मिलते हैं? दादाजी। वही चीज यहां पर चलेगी सेम। ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बहुत ही सिंपल सा अकाउंट है, ये कभी आपको माथाफोड़ी करवाएगा ही नहीं। ये कहेगा पैसा आया, ला तिजोरी में लिख देता हूं सीधा। ठीक है, किसी को पेमेंट देना है तो सीधा तिजोरी में से पैसे निकालो, पैसे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसका पता रखेगा? रिसिप्ट और पेमेंट का। इसको मतलब नहीं है कि इसमें एसेट्स है कि लायबिलिटी है, एक्सपेंस है या इनकम है। ये पहली चीज ध्यान रखना। उसके बाद हम दूसरा अकाउंट कौन सा बनाते हैं? उसके बाद हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और थर्ड नंबर पे हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। अब देखो, क्या मैं कह सकता हूं रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के अंदर हम इनकम भी लिखते हैं, पैसा आया तो, हम एक्सपेंस भी लिखते हैं, पैसा गया तो, अगर मैंने एसेट्स खरीदी तो भी लिखते हैं। बताओ क्यों? क्योंकि पैसा जाएगा हमारे यहां से, या एसेट्स बेची तो पैसा आएगा, वो भी आता है इसके अंदर। ठीक है, हम किसी लायबिलिटी का पेमेंट अगर करते हैं तो भी यहां पर आता है। समझ पा रहे हो? क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट को फिर से सुन लेना, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ एक चीज देखता है, पैसा आ रहा है तो लिख दो, सोर्स कुछ भी हो, पैसा जा रहा है तो लिख दो, सोर्स कुछ भी हो। क्लियर? अब इसमें से हम क्या करते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट में सारी चीजें आ जाती है, इनमें से हम इस एक्सपेंस और इनकम को उठाते हैं और उठा के हमें ट्रांसफर करना होता है किस अकाउंट में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। रिसिप्ट पेमेंट में सारी चीजें आती है, इनकम भी, एक्सपेंस भी, एसेट्स भी, लायबिलिटी भी। क्यों आती है? उसका रीजन भी यही कि वो सिर्फ इतना देखता है पैसा आ रहा है तो लिख दो, चाहे इनकम से आएगा या एसेट्स बेचने से आएगा। पैसा जा रहा है तो लिख दो, चाहे खर्चा हो रहा है या लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हो, इसको मतलब नहीं है। तो इसमें एक ही चीज जानता है, क्या? पैसा आया तो डेबिट में लिखो, पैसा गया तो क्रेडिट में लिखो। फिर हम इसमें से रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाते हैं, वहां से हम ढूंढते हैं चीजें कि क्या क्या इनकम थी, क्या क्या एक्सपेंस थे, उसमें से इनकम और एक्सपेंस को उठाते हैं और किस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। फिर बाकी जो भी चीजें बच गई, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वो हम कहां पर ट्रांसफर करते हैं? बैलेंस शीट में। यानी अपने को करना क्या? बनाना किससे? इनकम, एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। मुझे बनाना रिसिप्ट एंड पेमेंट से ही है, क्योंकि इसमें सारी चीजें पड़ी है, इसमें एसेट्स भी है, इसमें लायबिलिटी भी है, इसमें इनकम भी है और इसमें एक्सपेंस भी है। अपना काम क्या? वहां से ढूंढना पड़ेगा अपने को। ठीक है, जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाएंगे और ये चीजें जब हम ढूंढेंगे, ढूंढ के जब अपन यहाँ ट्रांसफर करते हैं तो सीधा ट्रांसफर नहीं होगा, इसके बीच में हमें करने पड़ेंगे कुछ एडजस्टमेंट। जैसे एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, याद आया कुछ? अनर्ड और प्रीपेड, ये कुछ एडजस्टमेंट है। डेप्रीशिएशन, यानी कि जब हम रिसिप्ट और पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे या फिर जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट से बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसके बीच में भी अपने को क्या करने पड़ेंगे? कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। इसलिए हमें इन सबसे पहले ये सीखना है एडजस्टमेंट क्या होता है। ठीक है, हमारी 1 से 2 क्लासेस सिर्फ एडजस्टमेंट पे जाने वाली है। एक बार अगर सारे एडजस्टमेंट समझ गए तो देखो, एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आता है ना, वो इनकम एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट का आता है, वो कभी भी आपको ये नहीं कहता रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाओ, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये तो कैश बुक है, पैसा आया तो डेबिट में लिख दो, पैसा गया तो क्रेडिट में लिख दो, कुछ भी नहीं इसके अंदर। लेकिन वो आपसे पूछेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट खुद दे देगा और वो कहेगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, वो कहेगा इससे बैलेंस शीट बनाओ। तो जब हम इससे इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमें कुछ एडजस्टमेंट आने चाहिए जो आपने क्लास 11th, क्लास 12th में पढ़ रखे हैं, लेकिन सर हम भूल गए। याद है? नहीं भूले? चलो, संदीप जी बोल रहे हैं नहीं भूले, उनसे ही पूछेंगे क्वेश्चन अपन। धीरे धीरे अभी और होगा। तो ये सारे एडजस्टमेंट मैं मान के चला आप सब भूल गए,
इसलिए मैं आपको सारे एडजस्टमेंट एक बार वापस कराऊंगा और एडजस्टमेंट लिखवाऊंगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? चैप्टर में करेंगे क्या बताओ? रिसीट पेमेंट दिया होगा आपको, हमें उससे क्या बनाना होगा? इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट में सारी आइटम आती है, इनकम एक्सपेंडिचर एसेट्स लायबिलिटीज, ठीक है। अब इसको मिटा नहीं रहा हूं, एक छोटा सा पॉइंट पूछ रहा हूं आपसे, मुझे पहले ये चीज करानी चाहिए थी आपको। एक्सपेंस या इनकम कितने टाइप के होते हैं बता सकते हो? डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, पहुंच गए। और बताओ। एक्सपेंस होते हैं दो टाइप के। एक्सपेंस या इनकम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले होते हैं हमारे पास कैपिटल एक्सपेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूंजीगत व्यय, या मैं व्यय नहीं बोलूं तो बेटर रहेगा, पूंजीगत, क्योंकि इसमें मैंने एक्सपेंस और इनकम दोनों लिया है, ठीक है। उसी तरीके से दूसरे हमारे पास कौन से होते हैं? आयगत, यानी रेवेन्यू टाइप के आयगत। अब ध्यान से सुनना, हमारे पास इनकम या एक्सपेंस को दो भागों में बांटा गया है, एक तो कैपिटल टाइप के और एक रेवेन्यू टाइप के। अगर मैं कैपिटल टाइप की बात करूं तो ये वो एक्सपेंस या इनकम होती है जो मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज्यादा के लिए यूज में आती है। समझ पा रहे हो? तो इसका यूज या बेनिफिट जो होता है वो मोर देन 1 ईयर होता है, मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज्यादा। और रेवेन्यू टाइप की जो चीजें होती हैं उनका बेनिफिट या यूज आप कब कर सकते हो? विदिन 1 ईयर, विदिन 1 ईयर, यानी एक साल के अंदर अंदर जिनका बेनिफिट खत्म हो जाए, या मैं कहूं एक साल के अंदर अंदर जिनका पेमेंट करना हो, या फिर मैं कहूं एक साल के अंदर अंदर जो चीज टोटली क्या हो जाएगी? रोटेट हो जाएगी, यानी वो चीज जाएगी, उसकी जगह कोई दूसरी चीज आ जाएगी, वो सारी चीजें रेवेन्यू होती है। और वो चीजें जो एक साल तक हमारे बिजनेस में रहेगी, कहीं नहीं जाने वाली है, लॉन्ग टर्म तक जो चीजें यूज में आती है उसको अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्लियर है पॉइंट? अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने एक एसेट्स खरीदी, एसेट्स मशीन खरीदी मैंने, एक एक्सपेंस है क्या? सोच के जवाब देना। मशीन हमने खरीदी, क्या वो हमारे बिजनेस में खर्चा है या नहीं है? खर्चा है। कौन सा खर्चा है? कैपिटल। समझ रहे हो? वास्तव में कैपिटल एक्सपेंस ही तो एसेट्स होती है, जिनका बेनिफिट एक साल से ज्यादा के लिए यूज में आता है, उसी को हम नाम दे देते हैं, पता है क्या? एसेट्स। क्या नाम देते हैं? एसेट्स। या ऐसी लायबिलिटीज जिनका भुगतान आपको लॉन्ग टर्म में करना है, वो क्या हो जाती है? मान लिए लायबिलिटीज। समझ पा रहे हो? तो फिक्स एसेट जो होती है, ज्यादा बेटर वर्ड होगा इसके लिए क्या? फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स मतलब जिसका मैं यूज क्या करता हूं? एक साल से ज्यादा के लिए करता हूं। प्लांट, मशीन, देखो खर्चा तो ये भी है, ध्यान रखना। अगर कोई कहे प्लांट खरीदा खर्चा है क्या? हमने कहा यस खर्चा है, तो बोलेगा P&L में क्यों नहीं लिखते हो, बैलेंस शीट में क्यों लिखते हो? भाई वो खर्चा तो है, लेकिन कौन सा खर्चा है? कैपिटल खर्चा है, यानी जिसका बेनिफिट आपको एक साल से ज्यादा के लिए होता है, और वो जो खर्चे होते हैं वो कभी भी P&L में नहीं शो किए जाते, वो हमेशा शो होते हैं बैलेंस शीट में। आया समझ में? और वो खर्चे या वो इनकम जिनका बेनिफिट आपको एक साल के अंदर अंदर होता है, वो हमेशा शो किए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, या कह सकते हैं अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आया समझ में? सैलरी पे करी खर्चा है, खर्चा है। प्लांट खरीदा खर्चा है, खर्चा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सैलरी का बेनिफिट एक महीने में खत्म हो जाता है, हर एक महीने बाद उसको और पे करनी पड़ती है सैलरी। समझ पा रहे हो? क्या है? रेवेन्यू टाइप का खर्चा है। कहां जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर में। एसेट्स खरीदी, मशीन खरीदी, कितने साल तक यूज आएगी? 4 साल, 5 साल, 10 साल, एक साल से ज्यादा के लिए यूज आएगी। तो क्या ये रेवेन्यू में जाना चाहिए? नो, ये कैपिटल एक्सपेंस है, इसलिए हम कैपिटल एक्सपेंस को कहां शो करते हैं? बैलेंस शीट में। क्लियर हुआ पॉइंट कि नहीं हुआ? तो जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा के लिए होता है वो क्या होता है? कैपिटल। जिनका बेनिफिट एक साल से कम के लिए होता है वो क्या होता है? रेवेन्यू। इसीलिए इस चीज को हम प्योरली इनकम और एक्सपेंस बोलते हैं, इनकम या एक्सपेंस प्योर भाषा में। और इन चीजों को हम क्या बोलते हैं? एसेट्स या लायबिलिटी। समझ गए?
तो रिवेन्यू टाइप की जो भी चीजें होती है वो हमारे लिए एसेट्स, फिक्स एसेट्स या लाइबिलिटी बनेगी। लाइबिलिटी भी कौन सी, लॉन्ग टर्म वाली, ठीक है। और रिवेन्यू चीज जो होती है उसको अपन क्या बोल देते हैं हमारी भाषा में, सैलरी क्या है, इसलिए हम सीधा बोलते हैं सर सैलरी खर्चा है, एक्सपेंस है। क्यों, क्योंकि रिवेन्यू टाइप का है, समझ गए। तो क्या, अब मैं ऊपर आता हूं वापस, ध्यान से देखना, क्या मैं कह सकता हूं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या क्या आता है, इनकम भी आती है, एक्सपेंस भी आते हैं, एसेट्स भी आती है, लाइबिलिटी भी आती है। मुझे नाम अच्छा नहीं लगा, क्या मैं इसकी जगह पूरे की जगह लिख सकता हूं रिवेन्यू, रिवेन्यू टाइप के आइटम, रिवेन्यू एक्सपेंस या रिवेन्यू इनकम कह सकता हूं। रिवेन्यू का मतलब क्या होता है, इनकम एक्सपेंडिचर, जो एक साल के अंदर अंदर जिसका बेनिफिट होता है। और क्या मैं इस पूरे की जगह लिख सकता हूं कैपिटल, कैपिटल आइटम, ये कौन सी हो गई, रिवेन्यू आइटम। यहां तक पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट। चलो, क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिवेन्यू भी आता है, यस। क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैपिटल आइटम भी आती है, यस। अगेन इसको उससे कोई मतलब नहीं है, वो देखता ही नहीं है रिवेन्यू है कि कैपिटल है, उसी में एक चीज देखता है, पैसा आया लिख दो, पैसा गया लिख दो, बात खत्म। अब वो चाहे उसका सोर्स कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन जब हम आगे जाते हैं तो आगे मिलते हैं अपने को दादाजी, और दादाजी कहते हैं बेटा बता वो रिवेन्यू आइटम है कि कैपिटल आइटम है, आ रहा है समझ में। तो फर्दर हम जब नेक्स्ट आगे दो अकाउंट्स में जाते हैं तो आगे इनमें से रिवेन्यू आइटम को उठाते हैं और इनकम एक्सपेंडिचर में डाल देते हैं, इसमें से कैपिटल आइटम को उठाते हैं और बैलेंस शीट में डाल देते हैं। क्लियर है पॉइंट, ये कोई डाउट है, हाँ पायल जी कोई डाउट नहीं है, मानसी डाउट ही डाउट है सर, क्या हो रहा था ये समझ में तो आया नहीं कुछ। एक साल के अंदर अंदर जिनका बेनिफिट होगा रिवेन्यू आइटम, एक साल से ज्यादा के लिए जिसका बेनिफिट होगा कैपिटल आइटम। रिसिप्ट एंड पेमेंट में कौन कौन सी आइटम आती है पंकज, रिवेन्यू या कैपिटल, वेरी गुड। रिसिप्ट एंड पेमेंट में दोनों, रिवेन्यू भी और कैपिटल भी। इनकम एक्सपेंडिचर में कौन सी आइटम आती है मोहित, इनकम एक्सपेंडिचर में रिवेन्यू। डरना नहीं है आपको, मैं डराऊंगा, मेरी आंखें देखिए से। हाँ मनीष जी, बैलेंस शीट में क्या आता है, कैपिटल आइटम। दो चार एग्जांपल दे दो कैपिटल आइटम के। बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, कितने एग्जाम्पल दे सकते हो। कैपिटल का मतलब ही क्या है, एसेट्स या लायबिलिटी, बस दिमाग में रखो, ठीक है। अच्छा बैंक लोन क्या है, लायबिलिटी। कैपिटल आइटम है कि रिवेन्यू आइटम है, कैपिटल आइटम। क्योंकि नॉर्मल नेचर क्या होता है लोन का, एक साल या एक साल से ज्यादा के लिए अपन लोन देते हैं। ऐसा थोड़ी 2 महीने के लिए लोन ले लिया, छोटे मोटे लोन नहीं लेने अपने, बड़े बड़े भारी भारी लोन लेने। चुकाए तो ठीक है, तो भाग जाएंगे है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, हर साल किया जाता है, पता है। जो भी इंश्योरेंस करवाते हैं हर साल होता है, हर 3-3 महीने पेमेंट होता है, हर 2-2 महीने पेमेंट होता है। व्हीकल इंश्योरेंस अगर आपने कभी करवाया हो तो हर साल रिन्यू होता है, बस हर साल जो अपन पे करेंगे रिवेन्यू आइटम, बस चीज दिमाग में रखो, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में ना सबसे बेस्ट जो कॉन्सेप्ट है ना वो यही है। अगर आप इसको अच्छे समझ गए ना तो इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट बहुत इजी हो जाएंगे। अब अपने को समझना सिर्फ एडजस्टमेंट है बस, क्योंकि मैं एडजस्टमेंट जब समझाता हूं, मैं कैपिटल आइटम बोलता हूं, बच्चा मेरे को ऐसे देखता है, होता है ना ऐसा कई बार। अब तो नहीं देखोगे, चलो इसको उतार लो फटाफट। तो अब इसके अंदर एडजस्टमेंट समझने अपने को, जैसे अपन ने अभी देखा था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको क्वेश्चन देगा हमेशा, ठीक है। वो कभी रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको नहीं बोलेगा कि आप खुद बनाओ। और रिसिप्ट एंड पेमेंट होता क्या है, सिंपल सा अकाउंट है। मैं एक बार रिसिप्ट एंड पेमेंट का पहले आपको फॉर्मेट बता दूं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इस तरीके से आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना, जो नॉर्मली अपनी लेजर होती है, ठीक है। इसकी डेबिट साइड जो होती है वहां लिखना तो पर्टिकुलर होता है, लेकिन इस साइड में सारी रिसिप्ट आती है। क्या आती है, रिसिप्ट। यहां आता है अमाउंट, फिर यहां हम लिखते हैं पेमेंट और अमाउंट, जस्ट लेजर होती है और कुछ नहीं है। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ठीक है। अब इसकी शुरुआत कहां से होती है, इसकी शुरुआत होती है साल के स्टार्टिंग के बैलेंस से। 1 अप्रैल 2021 से लेके अगर मैं 31 मार्च 2022 तक बनाऊं
तो 1 अप्रैल 2021 को हमारे पास बैलेंस कितना पड़ा था, किस चीज का बैलेंस, टू बैलेंस बीडी। बीडी रिप्रेजेंट करता है किसको, ओपनिंग बैलेंस को। मेरे पास 2 बैलेंस हो सकते हैं इसमें, कैश का और बैंक का। ये 2 बैलेंस मेरे पास पड़े थे, ठीक है। ओपनिंग में इतनी कैश थी। अब हमारे पास साल के दौरान कैश आई, और जो भी कैश आई सब डेबिट में लिखते जाओ, इररेस्पेक्टिव। दिमाग में ही नहीं रखना है कि वो इनकम है कि एक्सपेंस है कि लायबिलिटी है कि एसेट्स है। क्या रखना है दिमाग में, पैसा आया या गया। आया तो डेबिट में, गया तो क्रेडिट में। समझ पा रहे हो ना। अच्छा, पैसा आया और गया ही नहीं तो भी लिखोगे क्या, तो नहीं लिखना है। मैंने कहा ना 2 ही चीजें दिमाग में रखनी है। अब बताओ, मुझे साल के दौरान फॉर्मेट करा देता हूं एक बार आपको। साल के दौरान मुझे सब्सक्रिप्शन मिला, चंदा मिला। अच्छा, हम क्या है, जब भी अकाउंटिंग करेंगे हम एनपीओ, हम वो बिजनेस है, ठीक है। मुझे साल के दौरान चंदा मिला, कहां लिखूंगा, 2 में कि बाई में, 2 में। पैसा आया है ना, बस क्या लिखें, टू सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन। और क्या था इनकम का सोर्स, डोनेशन मिला, 2 में आ जाएगा, टू डोनेशन, ठीक है। और बताओ, एंट्रेंस फीस मिली, टू एंट्रेंस फीस। हमने स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप बेच दिया। क्या एसेट्स बेचने पर भी आएगा, क्या आएगा। एसेट्स बेची, कितने बेची, जितने में बेची वो पूरा पैसा यहाँ आएगा। क्यों सर, ये तो रिवेन्यू आइटम थी, आपने यहाँ पर कैपिटल आइटम भी डाल दी, ऐसा कैसे हो गया, होगा। यहाँ रिसिप्ट आएगी, ना रिवेन्यू ना कैपिटल की अपन यहाँ बात करेंगे। हम तो सिर्फ ये देखेंगे पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। मैंने एसेट्स बेची, पैसा आया कि नहीं आया, आया, लिखो। इसी तरीके से मैंने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा था बेच दिया, मार्केट में बेच दिया, पैसा आएगा, यस, लिखो। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कौन सी एक्टिविटी होती है, सॉरी रिवेन्यू है कि कैपिटल है, कैपिटल। इन्वेस्टमेंट अपन नॉर्मली लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए करते हैं, है ना। इन्वेस्टमेंट बेचा तो पैसा आया, लिख दो। तो देखो, रिवेन्यू आइटम भी आ रही है और कैपिटल आइटम भी आ रही है। हमें सिर्फ क्या देखना, पैसा आ रहा है तो लिखो, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट में सब आता है। और बताओ, मैंने लोन लिया, बताओ लोन लिया, पैसा आया कि नहीं आया, आया ना। लोन टेकन लिखना है, टू लोन टेकन, लोन लिया, ये आएगा। अब लोन क्या है, लायबिलिटी, यही आ रहा है। हमें क्या देखना है रिसिप्ट पेमेंट में, पैसा आ रहा है तो डेबिट में लिखो, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में लिखो। देखो ही मत उसका सोर्स क्या है, क्लियर। लेगेसी मिली, टू लेगेसी, यस आएगा। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट लिख दे डायरेक्टली, क्योंकि देखो इंटरेस्ट लिखेंगे तो इंटरेस्ट सिर्फ डिबेंचर्स की बात करेगा। अगर मैं इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट लिख दूं तो इन्वेस्टमेंट पे होने वाली सारी इनकम को ले लेगा ये अपने में। डिविडेंड भी आ गया इसमें, इंटरेस्ट भी आ गया इसमें, है ना। 2 में आएगा, टू इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब पेमेंट की बात कर ले कुछ। बताओ, पेमेंट में सबसे पहले बाय सैलरी पे करी, बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, बाय रेंट, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, बाय ऑनरेरियम और बाय स्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस। अब बताना जरा, बाय परचेज ऑफ एसेट्स आएगा क्या। अच्छा, ये एसेट्स कौन सी है, फिक्स एसेट्स है, ठीक है। क्योंकि एसेट्स हमारे पास शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। फिक्स एसेट्स खरीदी मैंने, मशीन, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, आएगा, पैसा जा रहा है ना। क्या देखना है, ये सब रिवेन्यू आइटम है, ये क्या है, कैपिटल आइटम है, तो भी यहाँ आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि पैसा जा रहा है। पैसा आएगा तो लिखो, पैसा जाएगा तो लिखो। इतना कुछ बोलने के बावजूद भी मैं जब बनाऊंगा रिसीट पेमेंट तो बच्चे से, सर एसेट्स यहाँ कहां से आ गई। अरे निकम्मो, यही तो बोला था, कैपिटल भी आएगी, रिवेन्यू भी आएगा। और बताओ, नहीं, ध्यान रखना, लॉस और प्रॉफिट जो है वो यहाँ नहीं आएगा। बताओ क्यों, क्योंकि जो आपने ये एसेट्स बेची है ना, इस एसेट्स बेचने में जो पैसा है वो यहाँ लिखना है। अब लॉस या प्रॉफिट जो होता है ना, वो हमेशा उससे ऊपर या कम होता है, ठीक है। अगर लॉस है तो कम हो जाएगा, पैसा आया वो लिख दिया। प्रॉफिट है तो उसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ होगा, वो यहाँ आ चुका है। तो सेपरेटली एसेट्स को बेचने पर होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ नहीं आता, एसेट्स बेची तो यहाँ आएगा, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ जाएगा फिर,
इनकम एक्सपेंडिचर में, क्योंकि हमने कमाया है 10 लाख की चीज हमने 11 लाख में बेच दी, 1 लाख कमाए। 10 लाख की चीज हमने 9 लाख में बेच दी, 1 लाख गंवाए। दोनों चीजें आएगी, ठीक है। तो प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो कहां जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में। क्लियर। बाय परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, बाय न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, इतना हो गया। बाय बैलेंस सीडी, इतना पैसा था, इतना पैसा आया, उसमें से ये सारा पैसा चला गया, तो जो बचा वो यहां लिख देना है, कैश या बैंक। बस, वो यहां नहीं आता है, यहां सिर्फ बैलेंस आता है। देखो मैंने कहा ना, ये सिर्फ कैश की बात करेगा, पैसा कितना आया, कितना गया और कितना बचा, ठीक है। सपोज कीजिए साल के स्टार्टिंग में मेरे पास 1 लाख रुपए कैश पड़ी थी। इस साल पूरे साल के दौरान मुझे 13 लाख रुपए प्राप्तियां हुई। प्राप्तियां मतलब रिसिप्ट, ठीक है। तो बताओ टोटल पैसा कितना हो गया, 14 लाख। इसमें से मैंने 5 लाख का खर्चा कर दिया, खर्चा भी कर दिया, एसेट्स भी खरीद ली, वो सब। बताओ कितनी कैश बची, 9 लाख। ये 9 लाख क्या है, ये है क्लोजिंग बैलेंस। ये 1 लाख है बैलेंस बीडी, ठीक है। ये क्या है, ये सारी रिसिप्ट है। जो भी रिसिप्ट हुई उन सबको जोड़ूंगा तो कितने आ गए, 14 लाख। इस 14 लाख में से ये जो भी आपने खर्चे किए, जो भी एसेट्स परचेज करी, ये वाली, ठीक है, जो भी आपने पेमेंट किए वो माइनस कर दो, तो जो बच गया वो 9 लाख यहां आ जाएगा। क्या है, कुछ नहीं है, कैश का अकाउंट है ये, और कुछ भी नहीं है। कैश का अकाउंट बनाते थे ना, रिसिप्ट होने पर डेबिट में लिखो, पेमेंट करने पर क्रेडिट में लिखो, चाहे सोर्स कुछ भी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इस रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या सारी आइटम आई है, इनकम भी आ गई, एक्सपेंस भी आ गए, एसेट्स भी आ गई, लायबिलिटीज भी आ गई। अच्छा बताओ लोन का पेमेंट करूंगा कहां आएगा, पेमेंट साइड में। लायबिलिटी भी आ रही है, एसेट्स भी आ रही है, सारी चीजें इसमें आ रही है। अब इसी में से अपने को कुछ आइटम उठानी है जो कहां डालनी होती है, इनकम एक्सपेंडिचर में। कुछ आइटम यहाँ की हमें सीधा डालनी होती है बैलेंस शीट में। जैसे मैंने कहा ये मैंने फर्नीचर, ये मैंने फिक्स्ड एसेट्स खरीदी, क्या इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, नहीं, यहां से उठेगा और सीधा जाने वाला बैलेंस शीट में विद सम एडजस्टमेंट। बस समझ पा रहे हो। तो ये हमारे पास फॉर्मेट है रिसिप्ट एंड पेमेंट का, छाप दो फटाफट। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन दूंगा आपको, ये एक एग्जांपल दिया है साइड में, ये आपको घर से करके लाना है। कहां से करके लाना है, घर से। दूसरे की कॉपी नहीं चेक करनी है, खुद करोगे। बहुत इजी सा एग्जांपल है, जो भी पैसा आ रहा है डेबिट में लिखो, जो भी पैसा जा रहा है क्रेडिट में लिखो, ठीक है। अच्छा एक काम करो, यहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, बैंक वाले को काट दो, बैंक वाला नहीं लिखो, सिर्फ कैश का बैलेंस दिया मैंने, ठीक है। तो जो बैलेंस बच जाएगा वो बाकी का बैलेंस किसका होगा, कैश का ही बैलेंस आने वाला है। ये आपको घर से करके लाना है।